वो आदमी आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना आदर्श मानने के लिए तैयार है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1950 में हमें ये दोनों ही अधिकार देके गए थे, हथियार रखने का भी, शस्त्र धारण करने का भी और शिक्षा का भी अधिकार। सुनते थे कि मैं चमारू, महारू, कुम्हारू, धिमारू, नहारू, जो भी है, और उसमें वो अपनी सुपरिटी फील करते थे कि कोई तो मेरे से छोटा है। जो समाज में सरफेस पर लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं अपना फायदा उठा करके निकलने के लिए रहते, कोई फायदा होगा इंडिविजुअली, क्योंकि उनकी अभी जो वैचारिक यूनिटी है वो नहीं हुई है। दर्शकों, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत है जो देश और विदेश के तमाम मुद्दों पर काम करती है और जो संगठन आपने आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। संगठन का नाम है बामसेफ। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अतरवीर सिंह जी, सर आपका स्वागत है। थैंक यू सर। हम देखते हैं कि देश और दुनिया के तमाम बिंदुओं पे आप काम करते हैं, अलग अलग मुद्दों पे आप काम करते हैं, और आपका दिसंबर माह में विगत कई वर्षों से आपका ये अधिवेशन होता है। इस बार आपके अधिवेशन का विषय है शूद्रों अतिशूद्रों के घोर अपमानित प्रताड़ित होने पर भी सामाजिक क्रांति के लिए वो तैयार नहीं है। ये आपका टाइटल है, ये आपका विषय है, जो नागपुर में नागलोक में आपका ये दिसंबर में होने वाला है प्रोग्राम 26, 27 और 28। आपको क्या लगता है सर, ये दिसंबर माह में देश भर में अलग अलग जो बामसेफ के अलग अलग संगठन हैं वो इन्हीं सारे विषयों के इर्द गिर्द प्रोग्राम करते हैं, क्या ये किसी एक रणनीति का हिस्सा है? पहले तो मैं आवाज़ इंडिया के दर्शकों का स्वागत करता हूं और उनको, विशेषकर आवाज़ इंडिया को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज मुझे इधर बुलाया अपने स्टूडियो में। दूसरा ये कि जो विषय है हमारा, सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए यह विषय होता है जो हमने चूज़ किया है, शूद्रों अतिशूद्रों के घोर अपमानित होने पर भी ये जो आज देश में क्रांति होनी चाहिए थी, ये क्रांति के लिए तैयार क्यों नहीं है। क्योंकि इसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि एक सवाल मुझे हमेशा कचोटता रहता है कि दुनिया के सभी देशों में क्रांतियां हुई, चाहे वो छोटे देश थे या बड़ा देश थे, लेकिन भारत जैसे देश में क्रांति नहीं हुई, जबकि यहाँ पर माइनॉरिटी मेजॉरिटी को गुलाम बना के रखा हजारों सालों से इतनी लंबी। तो उसका कारण क्या है, ये सवाल मुझे हमेशा कचोटता रहता है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसका जवाब दिया कि इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि हमारे समाज को, शूद्रों अतिशूद्रों को शस्त्र धारण करने का अधिकार नहीं था, यानी हथियार रखने और चलाने का अधिकार नहीं था। दूसरा, इनको शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो ये दोनों मुख्य दो कारण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भारत की क्रांति के न होने का ये कारण बताए। तो जब हमने इसको एनालाइज किया बामसेफ ने कि देश के संविधान में लागू होते हुए 75 साल हो गए, अभी हम 1950 में संविधान लागू हुआ है और आज हम 2025 में हैं। जब 75 साल के बाद भी आज जब हम आकलन करते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1950 में हमें ये दोनों ही अधिकार देके गए थे, हथियार रखने का भी, शस्त्र धारण करने का भी और शिक्षा का भी अधिकार। तो इन 75 साल के बाद भी दोनों ही कंडीशन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाई थी वो पूरी हुई। तो 75 साल के बाद भी आज, जबकि 75 साल बाद हमारे ऊपर ये अत्याचार प्रताड़ित होना बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन ये बढ़ रहा है और इतना ह्यूमिलेशन हो रहा है, इतना हीनियस क्राइम हो रहा है कि हम जब सुनते तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो हो रहा है, सभी के ऊपर हो रहा है, शूद्र अतिशूद्रों के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्रांति करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसकी जब हम तय में गए, जब हमने स्टडी किया इसका कारण क्या है, तो जब देखा कि या तो बाबा साहब गलत होंगे या फिर समाज जो बाबा साहब की जो इच्छा थी या वो जो डिजायर थी, वो चाहते थे, उस अनुसार वो सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई हैं। तो हमने देखा कि हथियार चलाना की तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है शिक्षा की। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आज़ादी मिलने के बाद एक बात कही थी कि बाबा साहब से एक सवाल पूछा गया कि बाबा साहब, ये धार्मिक सत्ता का जो कंट्रोल है ये समाज से कब समाप्त होगा, ये कैसे समाप्त होगा, क्या ये संभव है? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वहां ये बात कही थी कि परिस्थितियां जो लग रही हैं प्रेजेंट में, इससे ऐसा लगता है कि ये संभव नहीं है। लेकिन क्योंकि जो इस देश का अभी अपने आप को जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जिसको ब्राह्मण कहते हैं, जो जन्म के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, उसे सब कुछ अधिकार मिले हुए, वो इस क्रांति के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमारे समाज का एक प्रबुद्ध समाज जो तैयार खड़ा हो रहा है,
समस्या ये है कि क्या वो इस काम के लिए तैयार है, क्या वो इतना सबल हो गया है, क्या वो इतना सक्षम हो गया है कि इस देश की जो वर्ण व्यवस्था है उस वर्ण व्यवस्था को की बुराइयों को लेकर के समाज के सामने रख सकता है। ये हमारे लिए, लेकिन मैं आप समाज से उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी हमें ये आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि बामसेफ 4 दशकों से काम कर रहा है देश में। वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ कंटिन्यू उनके सेशन में काम होते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, सवाल दागे जाते हैं। आपके भी सेशन में दागे जाएंगे, पर उतनी मजबूती से ब्राह्मणवाद मजबूत होते जाता है। क्या कहीं ना कहीं बामसेफ की रणनीति में चूक है? आपको आपको ऐसा लगता है? देखिए, बामसेफ की जो रणनीति है उसमें चूक नहीं है, उसका हमें समझने का तरीका है। बामसेफ इस देश में सोशल चेंज के लिए काम करती है, सामाजिक परिवर्तन के लिए काम कर रही है, और सामाजिक परिवर्तन जो होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, उसका कोई टाइम बाउंड कोई प्लान नहीं होता है। और सोशल चेंज का के अलग अलग ऑर्गन अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। उसके 3 अलग अलग फील्ड हैं, पॉलिटिकल है, रिलीजियस है, एजुटेशनल है, इकोनॉमिकल है। इन सारे फील्डों में चेंज आया है। बामसेफ ऐसा नहीं है। कैसे चेंज, क्या चेंज बताएंगे आप? अभी जो आइडियोलॉजिकली जब हम बात करेंगे, जब हाँ जी। 1900 आज से 50 साल पीछे जब जाएंगे, 1978 के आसपास जब बामसेफ का जन्म हुआ है, उस समय का जो समाज में जो विशेषकर शूद्रों अतिशूद्रों की जब बात करेंगे तो अंबेडकर आइडियोलॉजी एक तरह की समाप्त हो चुकी थी। आज वो सरफेस पे दिखाई देती है। आज चाहे ओबीसी में चाहे आपको कम ही लोग मिलेंगे, लेकिन आज जब शेड्यूल कास्ट के लोग भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का फायदा तो लेते थे, जय भीम तक नहीं बोलते थे, अम्बेडकर को एक्सेप्ट नहीं मानने को तैयार नहीं थे। आज ओबीसी में हर जाति में बहुजन समाज की 6000 जातियां हैं। इन 6000 जातियों में कोई भी आदमी हो, चाहे वो एक व्यक्ति हो, लेकिन वो आदमी आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना आदर्श मानने के लिए तैयार है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के किए हुए काम को, सबसे बड़ी दिक्कत ओबीसी की होती थी, आज ओबीसी भी इतनी बड़े पैमाने पर आज बहुत सारे आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के फॉलोअर्स हो गए हैं। इतने ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बाबा साहब के नाम पर काम कर रहे हैं। ये एक बामसेफ का ही एक अचीवमेंट है। ये ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति का हो, ये ऑर्गेनाइजेशन का है जो इस फील्ड में काम कर रहा है। बामसेफ का काम ओपन नहीं है, ये बामसेफ का काम आइडियोलॉजिकली चेंज है, वो इंटरनल अपना काम। हम देखते हैं कि सर आपके जो भी मुद्दे रहे हैं पिछले 4 दशक में, अलग अलग नामों में, अलग अलग टाइटल में बामसेफ काम करता है, अलग अलग गुट में, अलग अलग शहरों में काम होता है, लेकिन आपके पूरे के पूरे मुद्दे आज कांग्रेस लेके चली गई है। आप जिन मुद्दों पे बात कर रही है वो कांग्रेस के मुद्दे बनते जा रहे हैं। क्या किसी संगठन का एक मैनिफेस्टो नहीं होता है, कोई कॉन्फिडेंशियल थिंग नहीं होती है, कोई फ्यूचर का प्लान नहीं होता है? क्या उनके मुद्दे ऐसे चुराए जा सकते हैं? इसके लिए कोई डिफेंसिव सिस्टम, कोई प्रोटेक्शन सिस्टम बामसेफ ने खड़ा नहीं किया इतने सालों में? 40 साल का हम अगर से आपने 78 की बात की, तो आज 99% जो कांग्रेस के मुद्दे है वो बामसेफ के मुद्दे कहीं ना कहीं रहे हैं। इस पे क्या बोलेंगे आप? देखिए, बामसेफ जो भी ओपिनियन क्रिएट करती है सोसाइटी में, वो ओपिनियन क्रिएट करने का काम सोसाइटी में बामसेफ का है। हाँ जी। उस मुद्दे को जो भी संगठन, चाहे पॉलिटिकल है चाहे और भी संगठन है, वो उसकी गंभीरता को जो संगठन समझता है वो उसको उठा लेता है। हाँ जी। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सोसाइटी की अवेयरनेस के लिए, उसके अंदर जो संगठन की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, समाज के अंदर जो वैचारिक क्रांति उसके लिए काम करते हैं, उसकी गंभीरता को जो भी संगठन समझता है वो उठा लेता है। हम किसी संगठन के लिए नहीं है हमारा, वो जो भी गंभीरता को समझता है। 2011 में जब अन्ना का मूवमेंट चल रहा था, मैं उसका जिक्र करूंगा, टाइम थोड़ा लूंगा आपका। तो मुझे याद है वो शायद 10 अप्रैल के आसपास अन्ना ने मूवमेंट शुरू किया दिल्ली में, और वो पूरे इंडिया में ये चल रहा था कि करप्शन को खत्म करने की साजिश वो चल रहा है, पूरा मूवमेंट था। तो हम इसका विरोध कर रहे थे। और जब 12 अप्रैल के आसपास अन्ना का एक समझौता हो जाता है कांग्रेस के साथ में, अन्ना का इतना गलत असंवैधानिक वो था, तरीका था कि भाई इस देश में जो कानून हम बदलना चाहते हैं, जो लोकपाल को लेके आना चाहते हैं, उसमें क्योंकि हमारे पास डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, कोई कानून बनना है या कानून के लिए कमेटी बने, वो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। हाँ जी। लेकिन अन्ना की कंडीशन ये थी कि 5 आदमी हमारे सिविलियंस होंगे, जो सिविल सोसाइटी से होंगे, और वो उन्होंने समझौता मान लिया। तो 13 अप्रैल को बामसेफ ने ये डिसीजन ले लिया। 12 तारीख को जब समझौता हो गया, हम लोग सारे दिल्ली में आए। कौन सा साल था सर? 2011 की बात है ये। अप्रैल 2011 में
13 तारीख को बामसेब के ऑफशूट विंग ने सारों ने मिल करके हमने जंतर मंतर पर विरोध किया अन्ना का, ओके। और राष्ट्रपति को एक मेमोरेंडम दिया और ये कहा कि ये जो भ्रष्टाचार की आड़ में संविधान को मिटाने का षड्यंत्र है, कि कोई भी सिविल सोसाइटी के लोग कोई भी कानून नहीं बना सकते, उसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है, जो लोग जनप्रतिनिधि चुन करके जाते हैं। ऐसे कोई भी सिविल सोसाइटी का आदमी, बहुत सारे लोग जिनके नाम थे, भूषण थे, किरण बेदी, पता नहीं कौन कौन लोग उस समय के थे, केजरीवाल वगैरह उस समय के थे, तो हम उसका विरोध कर रहे थे। इसके ऊपर हमने फिर अन्ना का जो मूवमेंट में जो इन्होंने लोकपाल का विधेयक सबमिट किया था 2010 में दिसंबर में केजरीवाल ने, हमने उसकी कॉपी लेकर के उसको पॉइंट वाइज एक बुकलेट निकाली उसके ऊपर कि कैसे कैसे षड्यंत्र रचा जा रहा है। और ये षड्यंत्र तभी रचा गया, आज लोग सरकार को गालियां देते हैं, अन्ना के समर्थन में बहुत सारे लोग खड़े थे कांग्रेस को लेकर के, तभी हमने कहा कि आरएसएस का कॉन्स्पिरेसी अन्ना का मूवमेंट है, क्योंकि अन्ना आरएसएस का फुल टाइमर कार्यकर्ता है। ओटीसी का एक का बुकलेट है, उसमें दिया अन्ना का नाम, किस तरह के लोग आरएसएस में काम करते हैं। हम देखते हैं सर, आपका जो विषय है उसमें आपने शूद्रो अति शूद्रो ये टाइटल दिया है, लेकिन बामसेब एक सांस्कृतिक युद्ध की भी बात करता है, एक संस्कृति के अगेंस्ट में संस्कृति खड़ी करने की भी बात करता है। पर जिन शब्दों का आप यूज कर रहे हैं या जिस शब्दों का आपने चयन किया है, ये उसी ब्राह्मणवादी संस्कृति से आते हैं जिनका गुणगान पूरे ब्राह्मणवाद पूरी दुनिया में करती है। क्या सांस्कृतिक युद्ध की तरफ बामसेब अभी भविष्य में जाएगा, ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये शूद्र अतिशूद्र की जो पहचान है वो हमारे सामने राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने दी है। जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस बीमारी से हम ग्रसित थे उसको छुपा रहे थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको इंटरनेशनल लेवल पर हाईलाइट किया कि हमारे साथ ये हो रहा है, एट्रोसिटी होती है, हम शूद्र अतिशूद्र हैं। आज सोसाइटी में कम से कम ओबीसी और एससी और एसटी ये मानते कि हम शूद्र अतिशूद्र हैं। पहले तो ओबीसी मानता ही नहीं था। ये बामसेब की देन है कि आज वो एक्सेप्ट करने लगे कि हम शूद्र हैं। जब शूद्र हैं तो शूद्र किसने बनाया, ये सवाल उनके पास पैदा होगा। इसके क्या क्या हमारे लिए इनकी ड्यूटी निर्धारित की है। आज इसी शूद्र अतिशूद्र का जो मूवमेंट है, ये DS4 बनी थी पहले, उसमें भी यही था, दलित सोते समाज। भारत का संविधान तो आपको सर भारत का नागरिक समझता है। बिल्कुल भारत के नागरिक के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो इस देश में आर्टिकल 13 को डिमोलिश करने का काम चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 13 ये कह रहा, बिफोर कमिटमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के लागू होने से पहले जो भी परंपराएं हैं, आदेश है, अधिसूचना है, रूढ़ियां हैं, प्रथाएं हैं, वो सारे के सारे अधिसूचना आदेश सारे नल एंड वाइड हो जाते हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट को मिनिमाइज करते हैं। लेकिन आप देखेंगे 75 साल के बाद भी सोसाइटी आज भी वो सारे जो इनइक्वलिटी की स्पिरिट है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के बनाए हुए सारे कानून है मनुस्मृति के, उनमें उनकी आस्था है, क्योंकि वो अपने आप को शूद्र अतिशूद्र नहीं मानते थे, वो अपनी जाति मानते थे कि मैं चमारू, महारू, कुम्हारू, धिमारू, नहारू जो भी है, और उसमें वो अपनी सुपरिटी फील करते थे कि कोई तो मेरे से छोटा है। हाँ जी। मैं उससे छोटा हूं तो वो मुझसे छोटा है। जो स्टेयर बनी थी जो इनइक्वलिटी की, इसमें वो सरवाइव करते थे। आज बामसेब ने एक पहचान बना दी उनकी कि आप सारे शूद्र हैं, आप अतिशूद्र हैं, आपकी ये पहचान है, और सारे मिलकर के बहुजन समाज है। आज वो अपनी जाति को छोड़ करके अपनी जो शूद्रों की इनकी पहचान दी है, और उसमें फिर हमारी ड्यूटी क्या लगाई गई है, हमारे राइट्स क्या हैं, आज इसके ऊपर डिबेट हो रही है। हम ये देखते हैं कि सर शुरुआती दौर में जब बामसेब खड़ा हुआ, उस वक्त मान्यवर कांशीराम साहब का जो विजन था कि हम एक नॉन पॉलिटिकल रूट्स खड़े करेंगे जिसका पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा होगा। क्या लगता है इन सालों में जो हम देखते हैं कि कांशीराम जी के जाने के बाद जो मूवमेंट में बदलाव आया, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां डिवाइडेड हुई, बामसेब के अलग अलग गुट हुए, क्या ये कोई रणनीति है कि ये एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा की वजह से समाज को होता हुआ नुकसान आपको नजर आता है? देखिए, ये टूटन जो किसी भी संगठन की होती है, उसमें कई सारे फैक्टर काम करते हैं। पहली बात तो ये कि जब समाज हजारों सालों से मानसिक गुलाम है, शारीरिक गुलाम है, वो अपने अधिकारों से वंचित है, सोसाइटी का जो लेवल है, जब तक समाज में यूनिटी नहीं होगी, सबसे बड़ी बात है वैचारिक यूनिटी की, जो हम दूसरे उसकी बात करते हैं, हमारे समाज में अभी वैचारिक यूनिटी नहीं है। जब वैचारिक यूनिटी नहीं है तो इसी वजह से हम छोटे छोटे फायदों के लिए जो समाज में सरफेस पर लोग आते हैं, वो कहीं ना कहीं अपना फायदा उठा करके निकलने के लिए रहते हैं। कोई फायदा होगा इंडिविजुअली, क्योंकि उनकी अभी जो वैचारिक यूनिटी है वो नहीं हुई है। दूसरा कारण ये है कि जब कोई संगठन बनता है, हमेशा कभी कोई संगठन तैयार होता है तो सरफेस पर जो लोग अवेलेबल होते हैं, सरफेस पर जो लोग अवेलेबल होते हैं वही इकट्ठे होते हैं।
और उस संगठन से पहले जो लोग काम कर रहे होते हैं, कहीं पे भी काम कर रहे होते हैं, उनकी कोई ना कोई डिजायर होती है। अपनी उस डिजायर को उस संगठन में आते हैं, उसको फुलफिल करना चाहते हैं। जब वो उनकी कंडीशन या वो डिजायर जो है वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाती, तो फिर संगठन में कोशिश करते हैं फुलफिल हो। अगर नहीं होती है तो संगठन को वो तोड़ने का काम करते हैं। क्या सॉल्यूशन देखते हैं ये टूटन के पीछे, ये जो बिखराव हो रहा है, इसको आपस में जोड़ने के लिए आप विगत कई दशकों से काम कर रहे हैं, आपका भी एक पर्टिकुलर एनालिसिस होगा। क्या फ्यूचर देखते हैं, भविष्य क्या देखते हैं कि बामसिप का भविष्य क्या हो, या फिर ये सारे लोग रोबोटिकल फॉर्म में काम कैसे करें, एक जगह कैसे आए, इस पे लिए क्या सोचते हैं आप? हमारे लिए सबसे ज्यादा यूनिटी सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए। संगठन तो टूटते रहते हैं और बनते रहते हैं। आज बामसेप है, हो सकता है 20 साल बाद बामसेप खत्म हो, 50 साल बाद, 100 साल कोई और संगठन तैयार होगा। पॉलिटिकल विंग है, बहुत सारे आज तैयार है, कल खड़े होंगे। लेकिन जब संगठन कोई खत्म होता है, दूसरा बनता है, या एक कल्चर खत्म होती है, दूसरी कल्चर तैयार होती है, तो जो गलतियां हो चुकी होती हैं पहले, नए ऑर्गेनाइजेशन में वो गलतियां नहीं होती हैं, ऐसा होता है। हमारे लिए संगठन इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी के अंदर यूनिटी लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, समता, स्वतंत्रता और भाईचारा लाना बहुत जरूरी है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। संगठन में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने, हाँ, हो सकता है ये भी एक फायदा है कि जिस संगठन को लेकर के हम चल रहे हैं और इसी संगठन को 10 लोग और लेके चल रहे हैं, किसी पॉकेट में हम काम कर रहे हैं, कहीं वो कर रहे हैं। सोसाइटी का बहुत बड़ा ब्रॉड मास है। हाँ जी। क्योंकि इस इंडिया का जो कास्ट बेस्ड सोशल सिस्टम है वो ब्रॉड बेस है, मास बेस है। 85% लोग बहुजन समाज है जो इससे पीड़ित है, और पूरा देश इतने बड़े एरिया में, भौगोलिक एरिया में घिरा हुआ है। बहुत सारे एरिया में बहुत सारे संगठनों की जरूरत है, अलग अलग संगठनों की बहुत सारों की जरूरत है। ये कि हाँ, एक नाम से संगठन चल रहे हैं, वो थोड़ी सी हमारे सामने इशू है, और उसके लिए हम लोग समय समय पर इकट्ठे होते रहते हैं, बात भी करते हैं। कुछ लोग अपने, जैसे मैंने बताया, उनकी अपनी डिजायर होती है, उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए संगठन का यूज करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे दूसरी डिजायर हो। ये, लेकिन कुछ लोग लगे हुए हैं आज भी संगठन को इकट्ठा करके समाज को जोड़ने के लिए। क्या अपील करेंगे जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, देश और दुनिया से आपको देख रहे हैं, उनको क्या अपील करेंगे? मेरा दर्शकों से एक तो यही है कि हमारे लिए आदर्श राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। उनकी आइडियोलॉजी है, उनका साहित्य है, और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग आएंगे। बुद्धा की तर्कशील वाली कसौटी है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूं, मेरे बहुत बड़े किसी महापुरुष ने कही है, या किसी बहुत बड़ी किताब में लिखी है, या उसको मेरे पूर्वज मानते चले आ रहे हैं। किसी बात को इसलिए मानना क्योंकि वो तर्क और तथ्यों की कसौटी पे खरी उतरती हो, मानव हित में हो, और उसको प्रैक्टिस करके देखो। इसलिए साथियों, मेरे यही है, व्यक्ति तो बिकते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे। मेरी आपसे यही है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही, फुले अम्बेडकरी आइडियोलॉजी ही इस देश में बहुजन समाज को शासक वर्ग बनाने में सक्षम है। यही आइडियोलॉजी जो समता, स्वतंत्रता और बंधुता ला सकती है। फ्रांस की क्रांति का जिक्र बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को जब मनुस्मृति जलाई थी उस समय किया था, और उसमें कहा था कि जाति के जो फौलादी चौखटे इसको चूर चूर करना, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कमिटमेंट है। यही कमिटमेंट बामसेप का है कि जो जाति के फौलादी चौखटे इसको चूर चूर करना है। और दूसरी बात, जो अभी हम क्रांति की बात कर रहे थे, ये थोड़ा सा मैं इसके ऊपर देना चाहूंगा, क्योंकि देश में 75 साल के बाद भी क्रांति नहीं हो रही है। इसका एक कारण है, मेन सबसे कारण यह है कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, जो लॉर्ड मैकाले की जो एजुकेशन सिस्टम था, जिसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करने की बात थी, लॉर्ड मैकाले ने जो इंडिया का जो साहित्य है, जो गुलामी का, मनुवादी व्यवस्था का, संस्कृत का साहित्य, उन्होंने मना कर दिया था, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन जैसे ही इस देश की जो सत्ता बदली, ब्राह्मणों के हाथ में जब सत्ता आई, तो इन्होंने सबसे पहले वो साहित्य पढ़ाया जो हमें हजारों सालों से गुलाम बना रखा, और उस साहित्य को इतना प्रमोट किया। और उससे जो 1950 के बाद जो लोग एजुकेशन में गए, पढ़ने गए, जो बच्चे स्कूल में गए, वो मानसिक गुलाम बने, उनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा नहीं हुआ, इसीलिए वो शिक्षित नहीं हुए। और शिक्षित न होने की वजह से ही जो फुले ने बात कही थी लॉर्ड, उसमें किसान के कोड़ा में, कि शिक्षा जो है वो इसलिए हमें जरूरी है कि वो सत्य का बोध कराती है। और आज जो शिक्षा है वो सत्य का बोध नहीं करा रही, मेंटल स्लेवरी पैदा कर रही है जो हमें एजुकेशन है। यही हमारे लिए जो हमारी क्रांति न होने का कारण है। दुनिया भर में क्रांतियां हुई, हम देखते हैं कि चाहे वो रशियन क्रांति हो, या साथ ही साथ हम देखते हैं कि अमेरिका में क्रांति हुई हो, या फिलाडेल्फिया की कानून की क्रांति हो। लोकतंत्र के बीज राजशाही के गर्दन पे चढ़कर ही बनते हैं, ये इतिहास में गवाह है। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि दुनिया भर में संगठन आते हैं, जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति के मूल्य हैं, व्यक्ति की जो गरिमा है,
या फिर भारत के संविधान के अंदर जो भारतीय लोगों के लिए जो संवैधानिक दायित्व दिए हैं, संवैधानिक कर्तव्य दिए गए हैं, उन सारी चीज़ों को आवाज़ इंडिया के माध्यम से हम छूते हैं और उनको कोशिश करते हैं कि वो दर्शकों तक जाए। आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका धन्यवाद। धन्यवाद। आवाज़ इंडिया के दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।